हेलो नमस्कार। आज से हम आरपीएससी ईओआरओ के पार्ट बी की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, जिसमें हम बी पार्ट के 1000 क्वेश्चन करने के बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद योजनाएं स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। फटाफट इसका आंसर कीजिए। नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। याद रखना, नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 13। वर्तमान में 20 है, ये भी याद रखना है। नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 13। अगर आपको संशोधन के बाद पूछे तो 20। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि धारा 20 के तहत निर्वाचक नामावली की तैयारी करने आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग होने पर दंड का प्रावधान है। यानी आपको बताना है कि निर्वाचक नामावली जो तैयार करते समय कोई भी कर्मचारी होता है, वो अपने ड्यूटी से लापरवाही करता है तो दंड का प्रावधान क्या है? कारावास, न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 2 वर्ष, जुर्माना रुपये 1000 से 2000, सी, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है। धारा 20 में लिखा है कि निर्वाचक नामावली तैयार करने आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। इसमें लिखा है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्वाचक कार्य करते समय अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो उसके लिए 3 माह से 2 वर्ष तक सजा का प्रावधान है और 1000 से 2000 रुपये तक आपके जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से अपने ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों का उल्लेख किस धारा में है? धारा 16, 17, 18, 19। फटाफट इसका आंसर करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में है? आप सभी को इसका आंसर करना है। फटाफट से इसका आंसर करें भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 16। ठीक है ना, धारा 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है, धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है, धारा 17 में क्या आता है? जिला निर्वाचन अधिकारी आता है। ठीक है ना, और धारा 18 में क्या आता है? धारा 18 में आता है स्थानीय प्राधिकारियों आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध करवाया जाना। ये धारा 18 में आता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आपको पता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी धारा 16 में आता है और जिला निर्वाचन अधिकारी धारा 17 में आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है तो उसे ऑप्शन ए 1 वर्ष का कारावास है, ऑप्शन बी 2000 से 5000 तक जुर्माना देना होगा, ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों सही है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है। ठीक है ना, और जुर्माना कितना लगाया जाता है? 2000 से 5000 तक जुर्माना होगा। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों सही होंगे। ए व बी दोनों सही होंगे। इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, आपको याद है तो कौन सा पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई निर्वाचक नामावली तैयारी करते समय
पदीय कृत्यों को भंग करता है तो उसको 3 माह है अधिकतम, न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास है और 1000 से 2000 रुपये तक क्या किया जाता है, उसके जुर्माना लगाया जाता है। जो अब क्वेश्चन हमने पढ़ा है ये कि निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी? बताइए इसका आंसर। विकास प्राधिकरण का गठन, विकास प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत है? विकास प्राधिकरण का गठन किस धारा के तहत किया जाता है किसी नगर पालिका में? याद रखना, धारा 5 के तहत विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। धारा 5 के तहत किसी नगर पालिका में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि विकास प्राधिकरण का गठन तो आपके राज्य सरकार करेगी, विकास प्राधिकरण का गठन तो आपके राज्य सरकार करेगी। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी कौन घोषित करता है? तो राज्यपाल। आपको क्या याद रखना है? राज्यपाल। यानी विकास प्राधिकरण धारा 5 के तहत विकास प्राधिकरण गठित कौन करेगा? राज्य सरकार। और किसी नगर पालिका में किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी कौन गठित करेगा? औद्योगिक नगरी की घोषणा कौन करेगा? तो वो आपका राज्यपाल करेगा। और अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत का नागरिक है। नंबर 1 क्या है? भारत का नागरिक है। फिर है ऑप्शन नंबर 2 है विकृत चित्त या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित है। उपर्युक्त में से निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण में अयोग्यता है। आपको इसका आंसर बताना है। यानी निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण में अयोग्य कौन है? देखो, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो तो आपका निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्य है, ठीक है। तो पहला तो सही है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पढ़ो, विकृत चित्त है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति विकृत चित्त है, ठीक है, या सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, उसे क्या निर्वाचक नामावली में वो अयोग्य होता है। या ऐसा व्यक्ति कोई निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण है तो उसको हम निर्वाचक नामावली में शामिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपका 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है ना अगला, और आपको इसका आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन है अपना, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो अहर्ता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु नहीं है। अहर्त मतलब योग्य, योग्यता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रत्येक व्यक्ति जो अहर्ता की तारीख से यानी योग्यता की तारीख से 18 वर्ष का हो गया है तो उसको हम निर्वाचक नामावली में शामिल कर सकते हैं। पहली बात सही। दूसरी है, प्रत्येक व्यक्ति जो नगर पालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी है। बिल्कुल सही बात है, किसी नगर पालिका का वार्ड का निवासी है तो उसको क्यों से नहीं शामिल करेंगे भाई? करेंगे। तो यानी पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही व्यक्ति क्या हैं? निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट
क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा 10 के तहत नगरपालिका के वार्डों का निर्धारण किस दिशा से प्रारंभ होगा। धारा 10 के तहत नगरपालिका के वार्डों का निर्धारण किस दिशा से प्रारंभ होगा, ये आपको आंसर करना है। ये आपको आंसर करना है। धारा 10 के तहत नगरपालिका के वार्डों का निर्धारण किस दिशा से प्रारंभ होगा, उत्तर पश्चिम दिशा से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम। इसमें ज़्यादा पजल नहीं होना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाते हो तो कर सकते हो इसको, ठीक है। यानी धारा 10 के तहत नगरपालिका के वार्डों का निर्धारण किस दिशा से प्रारंभ होगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ होगा। नगरपालिका के वार्डों का निर्धारण किस दिशा से प्रारंभ होगा, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपनी ये जो क्लासें रहेंगी बी पार्ट की, ये क्लास रेगुलर रहेगी। ऐसा नहीं एक दिन होगी फिर एक दिन नहीं हुई, फिर 2 दिन नहीं हुई, फिर 3 दिन रेगुलर होगी फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अपनी क्लास अब रेगुलर रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। और रेगुलर हम लगभग 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट बी को पढ़ेंगे, आपकी पॉलिटी वाले सेक्शन को पढ़ेंगे और आपके योजनाओं को पढ़ेंगे। और इस क्लास की PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो क्लास के अपनी जो ये क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट इसमें पिन किया हुआ, तो आप देख लेना वहाँ से। ये PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपना है, नगरपालिका का शासन निम्नलिखित में से किस में निहित होता है। इसका आंसर करें भाई। नगरपालिका का शासन निम्नलिखित में से किस में निहित होता है, इसका आंसर बताएं। नगरपालिका का शासन निम्नलिखित में से किस में निहित होता है। तो आप बताओ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी में, अध्यक्ष में, उपाध्यक्ष में, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी में। इजी सा क्वेश्चन है, याद रखना। नगरपालिका का जो शासन है वो आपके अध्यक्ष में निहित होता है, ठीक है ना। किस में निहित होता है, अध्यक्ष में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नगरपालिका का शासन निम्नलिखित में से किस में निहित होता है, तो ये अध्यक्ष में होता है, ठीक है। ये एक नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर निगम हो गई, ये आपके पंचायती राज संस्थाओं के तो प्रकार होते हैं ना। नगरीय निकाय, आपके स्थानीय निकाय, ये पढ़ा हुआ आपने पॉलिटी में, हम भी पढ़ेंगे जब पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी वाले सेक्शन को, कि आपके नगरीय निकाय हैं उनमें नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है। आपके स्थानीय निकाय हैं, इनमें आपके ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, ठीक है। इसमें हम भी पढ़ने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 9 के तहत प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि उस वार्ड की क्षेत्रफल के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, शिक्षा के आधार पर होगा, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर करें। धारा 9 के तहत प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की, यानी वार्ड का प्रतिनिधित्व तो किसके आधार पर होता है, पहले आप इस लाइन को पकड़ें। वार्ड का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। इज दैट क्लियर। वार्डों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जबरदस्त है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नगर पालिकाओं का परिसीमन किस धारा में है, नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन किस धारा में है, ठीक है। नगर पालिकाओं की संरचना किस में है, वार्डों में विभाजन किस में है, बताइए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करें, बताइए किस में होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो,
नगर पालिकाओं का परिसीमन किस में है? नगर पालिकाओं का परिसीमन जो है वो धारा 3 में है, पढ़ा हुआ है ना, धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन। हाँ, तो ए का आंसर 4 यानी नगर पालिका धारा 3 में है, यानी तो ए का ये सही है, ए का 3, ठीक है, ये हो गया आपका। नगर पालिकाओं का परिसीमन धारा 3 में है और नगर पालिकाओं का परिसीमन राज्य सरकार करती है। अब है नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन, धारा 5 में है। नगर पालिकाओं की स्थापना धारा 5 में है ना। नगर पालिकाओं की, अरे सॉरी मैंने ये गलत लगा दिया ना ऑप्शन नंबर, ठीक है, धारा 3 वैसे तो इसको करते हैं इरेज अपने, ये लो जी, ठीक है। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, नगर पालिकाओं का परिसीमन धारा 3 में है, यानी ए का आंसर हो जाएगा 4, ए का 4 यानी बी और सी में है, ठीक है। पढ़ा हुआ ना आपने, नगर पालिका का परिसीमन किस में होता है? नगर पालिका का परिसीमन धारा 3 में राज्य सरकार करती है, ठीक है, यानी इस ए का ये आंसर हो गया, ए का आंसर क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि नगर पालिका जो परिसीमन करती है वो राज्य सरकार करती है। नगर पालिका का जो परिसीमन करती है वो कौन करती है? राज्य सरकार करती है। नगर पालिका का परिसीमन जो है वो राज्य सरकार करती है। ये लो, धारा 3 में नगर पालिका परिसीमन है। नगर पालिकाओं की स्थापना धारा 5 में है। नगर पालिकाओं की संरचना धारा 6 में है। वार्डों में विभाजन धारा 9 में है। तो देखो, ए का 4 बी में भी है, सी में भी है, बी का 3 यानी इसमें है, तो ये वाला आपका ऑप्शन है वो इज राइट हो जाएगा, ठीक है। धारा 3 में क्या है? नगर पालिकाओं का परिसीमन जो राज्य सरकार करती है। धारा 5 में नगर पालिकाओं की स्थापना है, 6 में संरचना है, 9 में वार्डों का विभाजन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति किस दिनांक को प्राप्त हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को राज्यपाल महोदय की अनुमति किस दिनांक को प्राप्त हुई? 11 सितंबर 2009 को, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन निम्न में से कौन कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन निम्न में से कौन कर सकता है? तो उपचुनाव आयुक्त, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्य ये भी करता है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव, बिल्कुल ये भी करता है, यानी ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन कहता है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने समयावधि का होता है? नगर पालिका का कार्यकाल कितने समयावधि का होता है? नगर पालिका का कार्यकाल कितने समयावधि का होता है? बताइए, आंसर करें इसका, ठीक है। नगर पालिका का कार्यकाल कितने समयावधि का होता है? नगर पालिका में अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात 5 वर्ष तक का, ठीक है। फिर है निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक का। फिर है नगर पालिका की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का। फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है नगर पालिका की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का। आपसे पूछे ना, क्या पूछे कि नगर पालिका का कार्यकाल कितने समयावधि का होता है, तो याद रखना नगर पालिका की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक नगर पालिका का कार्यकाल होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है भाई आज की क्लास का? कि नगर पालिका में मनोनीत सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अब ये पहला कथन है कि मनोनीत सदस्यों की संख्या नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 होती है। ये बात सही है क्या?
ये बात सही है क्या? मनोनीत सदस्यों की संख्या नगर पालिका बोर्ड में 6, आपके नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 होती है। ये बात सही है क्या? मनोनीत सदस्यों की संख्या नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 होती है मनोनीत सदस्यों की संख्या। उपयुक्त में से गलत कथनों का चुनाव करना, ये भी बताओ। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है नगर पालिका बोर्ड में 6 होती है, ठीक है, नगर परिषद में 8 होती है और नगर निगम में 12 होती है। और मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको मत का अधिकार नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही है, पहला स्टेटमेंट अपना एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। और अपना दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि मनोनीत सदस्यों का किसी भी इसमें निष्कासन नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है। मनोनीत सदस्यों का किसी भी इसमें निष्कासन नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है। तो आपको गलत कथन बताने, तो पहला गलत है, सॉरी पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। सेकंड, मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है अधिकार, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका केवल 2 और 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। गलत कथन है ये, मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका में बैठकों में मत देने का अधिकार होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, अधिकार नहीं होता। मनोनीत सदस्यों का किसी भी इसमें निष्कासन नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो केवल 2 और 3 ये हो गए अपने। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं इनसे आगे की क्लास के अंदर। और इस क्लास की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। कल इसी टाइम मिलते हैं फिर सेकंड क्लास में। और ये अपनी क्लास अब एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक अपने 1000 प्रश्न पूरे नहीं हो जाएंगे। और फिर हम कुछ ही दिनों के अंदर पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे और योजनाओं की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।